रेसिडेंशियल स्वीट में सनी डाइनिंग टेबल के पास खड़ा होकर कांपते हुए पैरों से बस रोहित के जूतों की ओर देखे जा रहा था। सनी के माथे से पसीने का बहना रुक नहीं रहा है। रोहित को गुस्से में देखकर भी इस बार आर्यन को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके मन में एक उम्मीद थी कि आज का उनका ये प्लान कम से कम रोहित को अनिका। आर्यन की आवाज सुनते ही अनिका ने अपने पांव से लिपटे बच्चे की ओर देखा। लगभग रिया की उम्र का एक बच्चा अनिका की टांगों से लिपटकर उसे रिक्वेस्ट कर रहा था। बच्चे के मुंह पर मास्क होने की वजह से अनिका को उसका चेहरा तो नहीं नजर आ रहा था, मगर बच्चे की आंखों में देखकर अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से इन आंखों को पहचानती थी। तभी अंदर से एक नर्स बाहर आई और उसने डॉक्टर शालिनी से कहा, डॉक्टर प्लीज एक बार आप अंदर आकर पेशेंट को अटेंड कीजिए। आई थिंक द पेशेंट इज स्टार्टिंग टू रिएक्ट। डॉक्टर शालिनी और बाकी का मेडिकल स्टाफ आईसीयू वार्ड में दादी माँ को एग्जामिन करने चला गया। अनिका ने उसके पांव से लिपटे हुए बच्चे को धीरे से अपने से अलग किया और कहा, शील बी फाइन, डोंट वरी। अनिका के दिमाग में इस वक्त सिर्फ पेशेंट की जान बचाने का ख्याल चल रहा था, इसलिए बच्चे पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अनिका भी डॉक्टर शालिनी के पीछे पीछे आईसीयू वार्ड में दौड़ कर जाने लगी। अंदर जाने पर अनिका ने देखा कि 3-4 मशीन बीप करके अलार्म दे रही थी। दरअसल दादी माँ का ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया था, जो ऐसी कंडीशन में उनके लिए अच्छा नहीं था। अनिका को ये सारी रीडिंग्स पढ़ते हुए देखकर डॉक्टर शालिनी ने अनिका से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन है और एसी वार्ड में क्या कर रही हैं? आई एम सॉरी, मगर आपको इसी वक्त आईसीयू से बाहर जाना होगा। मिस अनिका यहाँ पर मेरे कहने पर आई है। पीछे से रोहित की आवाज आई। रोहित ने डॉक्टर शालिनी से कहा, मेरी रिक्वेस्ट पर अनिका जी यहाँ आई है। वो दादी माँ को बचाने में आप लोगों की मदद करेंगी। शालिनी थोड़ी देर सोच में पड़ गई। शालिनी ने इतना तो गैस कर लिया था कि अगर रोहित चाहता था कि अनिका ट्रीटमेंट में उनकी मदद करे तो फिर जरूर वो एक डॉक्टर होगी, और डॉक्टर शालिनी की ट्रीटमेंट में कोई और डॉक्टर उसे ओपिनियन दे कि उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। मगर ना सिर्फ रोहित पेशेंट का पोता था, मगर हॉस्पिटल का ट्रस्टी भी था। इसलिए रोहित की बात का मान रखते हुए डॉक्टर शालिनी ने अनिका को ट्रीटमेंट में पार्टिसिपेट करने की इजाजत दे दी। अनिका अपने हाथ फोल्ड करके एक साइड खड़ी होकर पेशेंट को ऑब्जर्व कर रही थी। डॉक्टर शालिनी ने अनिका की ओर देखकर उससे पूछा, सोडियम नाइट्रो पेरोक्साइड डॉक्टर अनिका? सोडियम नाइट्रा पेरोक्साइड ब्लड प्रेशर नीचे ले आने के लिए एक बहुत ही भरोसेमंद दवाई थी। अनिका ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए डॉक्टर शालिनी को आगे बढ़ने के लिए कहा। डॉक्टर शालिनी ने दादी माँ को एक इंजेक्शन दिया और थोड़ी देर में उनकी कंडीशन स्टेबल होने लगी। दादी माँ की मेडिकल रिकॉर्ड्स और लेटेस्ट सीटी स्कैन रिपोर्ट्स को देखकर अनिका कुछ सोचने लगी। दादी माँ की कंडीशन थोड़ी स्टेबल होने के बाद डॉक्टर शालिनी अपने ग्लव्स उतारती हुई आईसीयू से बाहर निकल गई। उसके पीछे अनिका भी कुछ सोचते हुए वहां से निकल गई। आईसीयू वार्ड से पहले शालिनी बाहर निकली और उसके पीछे अनिका। शालिनी ने देखा सामने रोहित, जो पहले ही बाहर आ चुका था। वो बहुत नर्वस होकर कॉरिडोर में यहाँ वहां घूम रहा था। दोनों डॉक्टर्स को बाहर आते देख रोहित डॉक्टरों की ओर बढ़ा। शालिनी को लगा अब रोहित उससे कोई सवाल पूछेगा, इसीलिए उसने अपना मास्क निकालकर रोहित से बात करने की तैयारी की। मगर रोहित डॉक्टर शालिनी के पास से गुजरते हुए सीधा अनिका के पास गया। रोहित ने अनिका से पूछा, क्या दादी माँ का ऑपरेशन पॉसिबल है? इससे पहले कि अनिका रोहित को जवाब देती, शालिनी ने अपने शांत अंदाज से रोहित के सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया। मिस्टर मारवा, दादी माँ की कंडीशन फिलहाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हुआ है, और इन सब से उनकी हार्ट की कंडीशन पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इस वक्त उनका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। अगर खुद डॉक्टर अमृता भी इनका ऑपरेशन करेंगी तो सक्सेस रेट 20% से ज्यादा नहीं होगा। It is very difficult even for Dr. Amrita to save her right now. In fact, 70% चांसेस तो ये हैं कि पेशेंट शायद ऑपरेशन के बीच में ही दम तोड़ दे। और एक बात ये कि ऑपरेशन उनकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होगा। अगर दादी माँ लकी रही और बच भी गई तो भी उनका हार्ट बुरी तरह से डैमेज हो जाएगा, और फिर उनके पास ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 महीने ही होंगे जीने के लिए। डॉक्टर शालिनी ने हल्की स्माइल देते हुए अनिका से फॉर्मेलिटी निभाते हुए पूछा,
एम आई राइट डॉक्टर अनिका? डॉक्टर शालिनी की एनालिसिस काफी सटीक थी। अनिका ने भी शालिनी की बात को मानते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। जब शालिनी ने देखा कि अनिका सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिलाई जा रही थी, तो उसने अनिका पर ध्यान देना बंद कर दिया। डॉक्टर शालिनी ने मारवा खानदान के कुछ सदस्यों को देखा, फिर अपनी नाक पर से उंगली घुमाते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में रोहित से कहा, मगर मेरा एक सजेशन है मिस्टर रोहित। ये बात सुनते ही रोहित ने बड़ी उम्मीद से डॉक्टर शालिनी को देखा। शालिनी ने थोड़ी देर सोचकर बड़े आराम से रोहित को एक सजेशन दिया। देखिए मिस्टर रोहित मारवा, आप जानते हैं कि मैं मिस्टर सुब्रमण्यम की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। He is the master of alternative traditional medicinal techniques. I am also familiar with some of this technique and to be honest, मैं एक्यूपंक्चर के जरिए दादी माँ को टेम्पररीली होश में ला सकती हूँ। ये सुझाव सुनकर रोहित थोड़ा सा पजल हो गया। उसने डॉक्टर शालिनी से पूछा, टेम्पररी से आपका क्या मतलब है डॉक्टर शालिनी? डॉक्टर शालिनी ने अपने कोट के पॉकेट में अपने दोनों हाथ डालते हुए फिर से अपनी धीमी मगर कॉन्फिडेंट आवाज में रोहित से कहा, देखिए एक्यूपंक्चर की नीडल्स की मदद से मैं दादी माँ के ब्रेन में जो क्लॉट हुआ है उसे ब्रेक करके उनके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन फिर से शुरू करवा सकती हूँ। वो थोड़ी देर के लिए होश में आ जाएंगी, मगर ये ट्रीटमेंट मेरा मतलब है इस ट्रीटमेंट के बाद। डॉक्टर शालिनी की आंखों में कंफ्यूजन देखते हुए रोहित ने उनसे रिक्वेस्ट की, प्लीज डॉक्टर शालिनी, जो कुछ भी कहना है प्लीज साफ साफ कहिए। डॉक्टर शालिनी ने इस बार बिना रुके रोहित को जवाब दिया, दादी माँ के ब्रेन में जो ब्लड क्लॉट है वो टेम्पररीली खुल जाएगा। दादी माँ थोड़ी देर के लिए होश में भी आ जाएंगी, मगर ये सब सिर्फ एक दिन के लिए चलेगा। वो एक दिन के लिए फिर से वैसी हो जाएंगी जैसी वो पहले थी, लेकिन एक दिन के बाद। ये सुनकर रोहित का चेहरा तंग हो गया। वो कंफ्यूजन और टेंशन में बस डॉक्टर शालिनी को देखता रहा। जब डॉक्टर शालिनी को लगा कि अब रोहित उसकी बात फिर से सुनने को तैयार है, तो फिर से अपनी धीमी आवाज में वो रोहित से बात करने लगी। देखिए दादी माँ की कंडीशन इस वक्त ऐसी है कि अगर उन पर कोई ऑपरेशन होता है और सपोज ऑपरेशन सक्सेसफुल भी होता है, तो उनकी जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने या फिर 6 महीने तक मैक्सिमम होगी। और अगर ऑपरेशन फेल हो गया तो वो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा 2 महीने निकाल पाएंगे। अगर आप मेरी माने तो आप मेरे एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट के जरिए दादी माँ को थोड़ी देर के लिए होश में ला सकते हैं, जिससे वो लोगों को बता सके कि उस एक्सीडेंट के पीछे आर्यन का कोई हाथ नहीं था। बेचारे आर्यन पर लगे इल्जाम मिट जाएंगे। अनिका जो ठीक शालिनी और रोहित के पीछे खड़ी थी, वो ये बात सुनकर हैरान रह गई। डॉक्टर शालिनी का सजेशन किसी प्लान्ड मर्डर से कम नहीं लग रहा था। रोहित भी डॉक्टर शालिनी का सजेशन सुनकर हैरान रह गया था। हालांकि डॉक्टर शालिनी की सजेशन से आर्यन पर लगे इल्जाम मिटाने में रोहित को बहुत बड़ी मदद मिल जाती, मगर यहाँ सवाल सिर्फ आर्यन के इनोसेंस का नहीं था, बल्कि उसकी दादी माँ की जान बचाना था। रोहित ने बड़े कड़क आवाज में डॉक्टर शालिनी से कहा, डॉक्टर, आपकी प्रायोरिटी आपकी पेशेंट की जान बचाना होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका फर्ज है कि आप अपने पेशेंट को वो ट्रीटमेंट दें जो उसकी जिंदगी के लिए बेहतर है। रोहित की ये बात सुनकर शालिनी समझ गई थी कि उसने ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने रोहित से कहा, माय अपॉलॉजीज मिस्टर मारवा। वो क्या है ना कि मैंने आर्यन को बचपन से देखा है एंड आई एम रियली वरीड फॉर द पुअर गाय, इसलिए शायद मैं ये सजेशन दे बैठी। रोहित ने शालिनी के सजेशन को सीरियसली नहीं लिया। रोहित ने अनिका से पूछा, मिस अनिका, अब आप बताइए क्या ये ऑपरेशन हो सकता है या नहीं? अनिका को आदत थी अपने पेशेंट के परिवार वालों से ऐसे सवालों को फेस करने की, मगर यहाँ सवाल सिर्फ पेशेंट को बचाने का नहीं था। पेशेंट की सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के जरिए अनिका को उसके बेटे तक पहुँचना था। अनिका ये भी जानती थी कि उसके प्रोफेशन का सबसे बड़ा मकसद ये था कि कैसे पेशेंट की जान बचाई जाए। अनिका ने जमीन की ओर देखते हुए बड़ी धीमी आवाज में रोहित से कहा, यस इट इज पॉसिबल, दादी माँ का ऑपरेशन हो सकता है। रोहित की आंखों में एक सवाल साफ नजर आ रहा था। क्या अनिका इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट थी? मगर वो सवाल पूछे उससे पहले अनिका ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर उसे जवाब दिया, द सक्सेस रेट इज 90%, 10% ऊपर वाले की मर्जी। आफ्टर ऑल ये भी हो सकता है कि
ऑपरेशन के दरमियान कोई बड़ा सा अर्थक्वेक आ जाए और पूरा हॉस्पिटल ही गिर जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती मिस्टर मारवा। अनिका की बात सुनकर रोहित को हैरानी तो जरूर हुई, मगर उसने अनिका के हाथों चमत्कार होते हुए भी देखा था। डॉक्टर शालिनी अनिका की बात सुनकर बोलने से पहले थोड़ा हंस पड़ी। उसने अनिका से कहा, ये मजाक करने का वक्त नहीं है डॉक्टर अनिका। देखिए मिस्टर रोहित, पेशेंट मेरी ट्रीटमेंट के अंदर है और मैं जानती हूँ अगर यहाँ खुद डॉक्टर अमृता मौजूद होती और वो आपकी दादी माँ का ऑपरेशन करती तो भी सक्सेस रेट 30% के ऊपर नहीं था। किसी आम डॉक्टर की बातों में आकर मैं आपको बेवकूफ बनने नहीं दे सकती। रोहित को अनिका की बातों पर भरोसा था। उसने डॉक्टर शालिनी की बातों पर ध्यान न देते हुए बड़े कॉन्फिडेंटली पूरे परिवार के सामने अनाउंस किया, मिस अनिका, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। जब डॉक्टर शालिनी ने देखा कि रोहित उसकी कोई बात नहीं मान रहा, तब उसने अपने आप को शांत करते हुए अनिका का केस टेक ओवर करने दिया। ये करते हुए शालिनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर उसे इस बात का यकीन था कि ये डिसीजन लेकर अनिका खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी। शालिनी ये देखना चाहती थी कि अगर दादी माँ ऑपरेशन के बीच ही दम तोड़ देती हैं, तब रोहित अनिका की क्या हालत करेगा। मन ही मन मुस्कुराकर डॉक्टर शालिनी वहां से निकल गई। थोड़ी देर में ऑपरेटिंग थिएटर रेडी हो गया। राजलक्ष्मी ने बेंगलुरु हॉस्पिटल से अनिका के असिस्टेंट को ऑलरेडी भेज दिया था। अनिका सर्जरी के वक्त सिर्फ अपने स्टाफ पर भरोसा करना चाहती थी, इसीलिए पहले से ही उसने राजलक्ष्मी से कहकर अपने असिस्टेंट को दिल्ली से बुला लिया था। अनिका और उसके स्टाफ ने सर्जिकल गाउन पहनने के बाद आपस में केस डिस्कस करना शुरू किया। अनिका को उसकी एक असिस्टेंट लिली ने धीरे से कहा, डॉक्टर अमृता, पेशेंट की उम्र बहुत ज्यादा है और रिपोर्ट्स देखकर मुझे लग रहा है कि पेशेंट की ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम उसकी दिमाग की क्लॉटिंग नहीं बल्कि उसका हार्ट है। ऐसी हालत में ऑपरेशन इज नॉट रिकमेंडेड। फिर आपने ये ऑपरेशन करने का फैसला क्यों किया? इट इज वेरी रिस्की। अनिका ने लिली के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम बिल्कुल घबराओ मत, पेशेंट के हार्ट का ख्याल मैं रख लूंगी। आप लोग बस हमेशा की तरह मेरा साथ देना। ऑपरेशन टेबल पर सबसे पहले अनिका ने कुछ सुइयां दादी माँ की छाती में चुभा दी। बहुत ही ध्यान से अनिका हार्ट के हर तरफ एक एक सुई चुभाने लगी। अनिका का मेडिकल स्टाफ ये देखकर हैरान हो गया, क्योंकि इस प्रकार की सर्जरी ऑल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर आती थी और उनमें से कोई नहीं जानता था कि देश की इतनी बड़ी न्यूरोसर्जन इस ट्रीटमेंट में भी इतनी एफिशिएंट थी। इसके बाद दादी माँ की न्यूरो सर्जरी शुरू की गई। 5 घंटे बाद काफी थकी हुई अनिका ने अपना मास्क निकाला और सर्जिकल ग्लव्स निकालते हुए ऑपरेटिंग रूम से बाहर आई। पिछली रात सनी के दिए हुए ड्रग का असर अभी भी अनिका महसूस कर रही थी। आज उसकी एनर्जी थोड़ी कम थी, मगर उसकी एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं आई थी। ऑपरेटिंग थिएटर से बाहर निकलकर पास वाली बेंच पर जाकर अनिका अपना सिर दीवार पर रखकर रिलैक्स करने लगी। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, उसे कुछ याद आया। उसे उस बच्चे की आवाज सुनाई देने लगी, मम्मा, बड़ी दादी माँ को बचा लो। उस बच्चे की आंखें अनिका की नजरों के सामने से हट नहीं रही थी। अनिका को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें उसके किसी अपने की थी। ये ख्याल आते ही अनिका की आंखें खुल गईं। अनिका ने देखा कि ग्लास डोर के उस तरफ रोहित वेटिंग एरिया में ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार कर रहा था। रोहित का हाथ उसके सिर पर था और वो जमीन पर अपना राइट पांव टैप कर रहा था। जैसे ही अनिका ग्लास डोर से बाहर निकली, रोहित दौड़कर अनिका के पास आया। रोहित अनिका से पूछने लगा, क्या हुआ मिस अनिका, मुझे बताइए, दादी माँ ठीक तो है ना? रोहित की बातें अनिका के कानों में जरूर पड़ रही थी, मगर अनिका अपने सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ वहाँ कॉरिडोर में उस बच्चे को ढूंढ रही थी। जब रोहित ने अनिका को अपनी बातों पर ध्यान न देते हुए देखा, तो उसने अनिका का एक बाजू पकड़कर थोड़ा सख्ती से अनिका को पूछा, मिस अनिका, मैं आपसे मेरी दादी के ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताती क्यों नहीं कि कैसी है मेरी दादी माँ? अनिका जो अपने ही टेंशन में थी, उसने रोहित की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या अभी अभी जो कॉरिडोर में बच्चा मेरे पास आया था वो आपका बेटा है? प्लीज उसे बुलाइए मेरे पास अभी के अभी। मिस्टर रोहित मारवा, मैं आपके बेटे से मिलना चाहती हूँ, अभी के अभी। ऑपरेटिंग थिएटर से बाहर आते ही अनिका के मुंह से ये सुनने के बाद रोहित हैरान जरूर हुआ था, मगर उसने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा,
उसे तो मैंने घर भेज दिया था, ऑपरेशन 6 घंटे चला इसीलिए। आर्यन ने जिद जरूर की कि वो बड़ी दादी का ऑपरेशन खत्म होने तक मेरे साथ यहीं रहेगा, मगर तकरीबन 2 घंटे पहले वो मेरी गोद में सो गया, इसलिए मैंने उसे घर भिजवा दिया। मगर मिस अनिका, आखिर बात क्या है और दादी माँ की तबीयत कैसी है? आर्यन के घर जाने की बात सुनकर अनिका निराश हुई थी। रोहित की बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, देखिए, ऑपरेशन तो मैंने कर दिया है, बस हमें अब उनके होश में आने का इंतजार करना होगा। रोहित ने ये बात सुनकर राहत की सांस ली। दादी माँ को लेकर रोहित की उम्मीद अब बढ़ गई थी। जब उसका टेंशन कम हुआ तो अचानक ही उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ गई और उसने अनिका को घर तक छोड़ने की लिफ्ट ऑफर कर दी। रोहित ने अनिका से कहा, मिस अनिका, रात बहुत हो चुकी है, क्या मैं आपको घर छोड़ दूं? रोहित के मुंह से ये बात सुनते ही अनिका की नजर रोहित पर पड़ी। रोहित एक बेहद अट्रैक्टिव यंग बिजनेसमैन था। इंडिया में शायद ही कोई लड़की रोहित की ऐसी ऑफर ठुकराती, मगर अनिका अपने मन से रोहित की तरफ अट्रैक्शन के सारे ख्याल निकालते हुए कहने लगी, नो थैंक्स मिस्टर रोहित, अंजलि मामी ने मेरे लिए ड्राइवर भेजा है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। ये कहकर अनिका मुड़कर एलिवेटर की ओर जाने लगी। रोहित की नजर अनिका से हटने का नाम नहीं ले रही थी। रोहित ने देखा अनिका अपनी नॉर्मल स्पीड से काफी धीरे चल रही थी। उसकी थकान उसकी वॉक से साफ नजर आ रही थी। रोहित को पता था कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद दादी माँ का इतनी जल्दी होश में आना मुश्किल था और अनिका को इस तरह अकेला छोड़ना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए रोहित अनिका को बिना बताए उसके पीछे चलने लगा। धीरे धीरे चलते हुए अनिका एलिवेटर के पास जाकर रुक गई। रोहित वहीं थोड़ी दूर अनिका की नजर में ना आए इस तरह अनिका पर नजर रखने लगा। तभी अनिका ने अपने पर्स से अपना फोन निकाला और राजलक्ष्मी को फोन लगाया। रोहित थोड़ी दूर खड़े होकर अनिका को सुनने लगा। अनिका ने फोन पर राजलक्ष्मी से कहा, क्या तुम इस रोहित मारवा के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन निकाल सकती हो? ये बात सुनकर रोहित दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनिका रोहित के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों निकलवाना चाहती थी। रोहित ने अब ध्यान से अनिका की आगे की बात सुनी। अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा, मुझे उसके बेटे के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, जितनी जल्दी हो सके मेरा ये काम कर दो। अनिका की पर्सनैलिटी अब रोहित के लिए किसी पजल से कम नहीं थी। रोहित ये बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनिका उसकी जासूसी क्यों कर रही थी, जबकि इतने दिनों में उसने साफ तौर पर रोहित से कहा था कि वो ना तो रोहित को पसंद करती है और ना ही उसे रोहित में कोई इंटरेस्ट है। फिर अभी अभी अनिका ने किसी को फोन करके रोहित और उसके बेटे की इंफॉर्मेशन निकालने क्यों कहा। रोहित जितना अनिका की पर्सनैलिटी से आकर्षित था, उतना ही अब अनिका के असली मकसद को लेकर परेशान था। रोहित परेशान होकर फिर से आईसीयू वार्ड की वेटिंग एरिया की ओर चलने लगा। रोहित इतना बड़ा मारवा इंडस्ट्रीज का एम्पायर अकेले संभालता था। वो दुनिया के कई लोगों से मिलता, उनसे डील करता। लगभग हर एक को पहली मुलाकात में रोहित अंदर बाहर से पहचान लेता। किसी की पर्सनालिटी को एनालिसिस करने में रोहित को महारत हासिल थी, मगर न जाने क्यों रोहित को लग रहा था कि अनिका के केस में उसे हार का सामना करना पड़ रहा था। वहां एलिवेटर के पास खड़ी अनिका अभी राजलक्ष्मी से बात कर रही थी। अनिका की बातें सुनकर राजलक्ष्मी ने अनिका को चिढ़ाते हुए पूछा, ये चक्कर क्या है मैडम? मैंने आपसे पहले कहा था रोहित मारवा है ही इतना स्मार्ट और हैंडसम कि कोई भी लड़की उसके प्यार में पड़े बिना नहीं रह सकती थी। क्यों, ठीक कहा था ना मैंने? है ना वो हैंडसम? राजलक्ष्मी की बातें सुनकर अनिका के मुंह पर एक स्माइल आ गई। उसने अपने हाथों से अपने बाल की लट कान के पीछे डालते हुए कहा, ठीक ठाक ही दिखता है। दूसरी ओर से राजलक्ष्मी ने फोन पर लगभग चिल्लाते हुए कहा, ठीक ठाक? मैडम अनिका, मैं इतने सालों से तुम्हें जानती हूँ, आज तक किसी लड़के को देखकर तुमने ठीक ठाक शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया। अगर तुम ठीक ठाक कह रही हो, इसका मतलब एक्सीलेंट समझना पड़ेगा। क्यों? कहीं तुम्हारे ठीक ठाक का मतलब हैंडसम, सेक्सी और अडोरेबल तो नहीं है ना? इससे पहले कि राजलक्ष्मी आगे कुछ कहे, अनिका ने उसे रोकते हुए कहा, ओके ओके, अब चुप हो जाओ। चलो मानती हूँ कि वो हैंडसम है बस। राजलक्ष्मी ने सीटी बजाते हुए अनिका से कहा, ओहो, लगता है बात बहुत आगे तक बढ़ गई है। अच्छा ये तो बताओ,
पहले तुमने उससे पूछा था या उसने तुम्हें पूछा था? मामला अभी तक कॉफी पीने तक ही है या फिर कुछ बात आगे भी बढ़ चुकी है? इससे पहले कि राजलक्ष्मी आगे कुछ कहे, अनिका ने फिर से अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाते हुए राजलक्ष्मी से कहा, राज, आई होप मैंने तुम्हें जो काम सौंपा है वो कल सुबह तक तुम मेरे लिए कर दोगी। जो भी इंफॉर्मेशन मिले प्लीज मुझे मेल कर देना। गुड नाइट, गुड बाय। और हाँ, अपने दिमाग के घोड़े ज्यादा मत दौड़ाओ। राजलक्ष्मी और अनिका ने हंसते हुए फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। हॉस्पिटल के नीचे अंजलि मामी की भेजी हुई कार का अनिका इंतजार कर रही थी। गाड़ी में बैठते ही अनिका की आंख लग गई और कुछ देर बाद उसे एक आवाज सुनाई दी। अरे इसमें ना पता चलने वाली कौन सी बात है? अगर बुआ जी जिंदा होती भी तो अब तक बूढ़ी हो गई होती। क्या तुम दोनों को देखकर कह नहीं सकती थी कि कौन बुआ है और कौन बहन? जब अनिका की आंखें खुली तो वो ऑलरेडी किशन मामा और अंजलि मामी के घर पहुंच गई थी। रात के 1:30 बजने वाले थे, मगर पूरे बंगले की लाइट्स ऑन थी। इससे साफ जाहिर था कि घर के सारे लोग अभी जागे हुए थे। अनिका घर के आगे बने गार्डन से होते हुए बंगले के मेन एंट्रेंस तक पहुंची। बंगला और उसका एक्सटीरियर काफी एस्थेटिक और एलिगेंट लग रहा था। गार्डन में फूलों की सजावट से लेकर घर के मेन दरवाजे की बनावट, सब कुछ बहुत ही टेस्टफुली सजाया गया था। जैसे ही नौकरों ने दरवाजा खोला, अनिका ने देखा कि एंट्रेंस के ठीक सामने सोफा पर 3 लोग बैठे थे। सोफे के ठीक बगल में लगी व्हील चेयर पर एक 80 साल की बूढ़ी औरत बैठी थी। उनके शरीर की मूवमेंट कम थी, मगर उनके सर की मूवमेंट बहुत ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सुनना चाह रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज आते ही व्हील चेयर पर बैठी बूढ़ी औरत ने पूछा, क्या वो आ गई? दरवाजा क्यों खोला है? उनकी मूवमेंट्स देखकर अनिका को अंदाजा हो गया था कि नानी माँ देख नहीं सकती थी। बगल में बैठी हुई अंजलि मामी ने उनका हाथ पकड़ा और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, जी हाँ मम्मी जी, वो आ गई है। व्हील चेयर पर बैठी बुजुर्ग औरत ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट देते हुए अपने हाथ दरवाजे की ओर बढ़ा दिए। अनिका तुरंत समझ गई कि नानी माँ अनिका को गले लगाना चाहती थी। जैसे ही अनिका ने उनके पास जाकर उनके पांव छुए, उन्होंने अनिका को गले लगा लिया। उस वक्त अनिका को महसूस हुआ कि बुजुर्ग नानी की सांसें तेज होने लगी थी। कांपते हाथ से वो अनिका का चेहरा महसूस करने लगी। नानी माँ ने अनिका से पूछा, अनिका, तुम्हारा नाम अनिका है ना? क्या तुम बिल्कुल स्वाति जैसी लगती हो? नानी माँ के ठीक बगल में एक 20 साल की लड़की बैठी थी। लड़की की आंखें, नाक और होंठ बिल्कुल अंजलि मामी जैसे थे। दादी माँ की बात सुनकर लड़की उठकर अपनी दादी के पास आई और बड़े प्यार से अपने हाथ दादी के कंधों पर रखकर बोली, दादी माँ, अनिका दीदी बिल्कुल स्वाति बुआ जैसे लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे बुआ फोटो में से बाहर आ गई हो। इस बात पर अंजलि मामी ने हंसते हुए अपनी बेटी से कहा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम अपनी बुआ से पहले भी कभी मिली हो। जब अनिका की मम्मी स्वाति घर छोड़कर चली गई थी, तब किशन मामा और अंजलि मामी की शादी नहीं हुई थी। इसीलिए अंजलि मामी और उनकी बेटी श्वेता ने अनिका की माँ स्वाति बुआ की सिर्फ तस्वीरें देखी थी। अपनी मम्मी की इस बात पर श्वेता ने जीभ निकालते हुए कहा, क्या हुआ अगर मैं बुआ से कभी नहीं मिली? मेरा और अनिका दीदी का तो खून का रिश्ता है, और फिर मैंने उनकी ढेर सारी तस्वीरें भी तो देख रखी थी। आई एम श्योर अगर आज स्वाति बुआ जिंदा होती और अनिका दीदी के बगल में खड़ी होती तो ये कहना मुश्किल हो जाता कि दोनों में से स्वाति बुआ कौन है और अनिका दीदी कौन है। श्वेता की इस बात पर अंजलि मामी और अनिका हंसने लगे। ये बात सुनते ही इजी चेयर पर बैठे कृष ने कहा, अरे इसमें ना पता चलने वाली कौन सी बात है? अगर बुआ जी जिंदा होती भी तो अब तक बूढ़ी हो गई होती। क्या तुम दोनों को देखकर कह नहीं सकती थी कि कौन बुआ है और कौन बहन? कृष श्वेता का छोटा भाई था। मिस्टर एंड मिसेस किशन मल्होत्रा का छोटा बेटा कृष का पहनावा काफी मॉडर्न था। उसके बाल एक साइड से बिल्कुल छोटे कटे थे और एक साइड से लंबे थे। दिखने में ये स्टाइल काफी अजीब लगता था, मगर ये उसकी उम्र के बच्चों में फैशन मानी जाती थी। कृष ने अब तक अनिका को देखा तक नहीं था। वो बस अपने मोबाइल में अपने दोस्तों से चैट कर रहा था। कृष की बात सुनकर श्वेता ने उसे इग्नोर किया। श्वेता ने अपनी दीदी अनिका का हाथ पकड़कर धीरे से दादी माँ के हाथ में रख दिया और दादी माँ से कहा,
लो दादी माँ, जिस बेटी के लिए इतने सालों से तुम तड़प रही थी, आज जी भर के उसे प्यार कर लो। अनिका जैसे ही नानी माँ की व्हील चेयर के बगल में बैठी, नानी माँ ने आशीर्वाद देते हुए अनिका के सिर पर अपना हाथ रख दिया। अपनी नानी का हाथ सिर पर पड़ते ही अनिका की आंखों से नींद जैसे गायब हो गई। पूरे दिन की थकान जैसे एक पल में उसके शरीर से चली गई। कहा जाता है बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। अगर अनिका ने आज पहली बार इस चीज को महसूस किया था। अनिका का बचपन गुलेरिया परिवार के दबाव और अत्याचारों में गुजरा था। बचपन में बहुत ज्यादा वजन होने के कारण अनिका कहीं बाहर नहीं जाती थी, न किसी से मिलना जुलना होता था। कोई घर पर आए तब भी मनीषा और गौतम उसे अपने कमरे में रहने की इंस्ट्रक्शंस देते थे। वो अनिका से कहते थे कि उसे सबके सामने लाने में उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती थी। कामिनी को जब मनीषा और गौतम प्यार करते थे तब उसे भी ऐसा लगता था कि काश उसे भी किसी की ममता मिले, उसके सिर पर भी कोई प्यार से हाथ रखे। मगर गौतम और मनीषा जब भी अनिका की ओर देखते, नफरत और शर्मिंदगी से ही देखते। इसीलिए शायद अनिका ने बचपन से मेडिकल साइंस और मार्शल आर्ट को अपना इंटरेस्ट और पैशन बना लिया। किसी अपने का प्यार पाना उसके लिए एक सपने जैसा था। बरसों से दिल में छुपी अनिका की तमन्ना आज पूरी हुई थी। बुढ़ी नानी के हाथ बहुत कमजोर थे और उम्र की वजह से उनकी स्किन भी बहुत ढीली पड़ चुकी थी। मगर अनिका के सिर पर उनका हाथ रखते ही उनके हाथों की गर्माहट ने जैसे अनिका के सारे टेंशन एक ही पल में खींच लिए थे। अनिका, जो दुनिया की बेस्ट डॉक्टर्स में से एक मानी जाती थी, आज पहली बार किसी के सामने अपने आप को छोटा महसूस कर रही थी। अभी अनिका का मन अपनी नानी के प्यार से भरा नहीं था। तभी उसके कानों पर उसकी बूढ़ी नानी की कमजोर और धीमी आवाज पड़ी। बेटा, कैसे रही होगी तुम अकेले बिना माँ के? बहुत कुछ देखा होगा तुमने। तुम्हारी नानी के जिंदा होते हुए भी तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा और मैं बुढ़िया तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। ये कहते हुए नानी एक छोटे बच्चे की तरह सिसक सिसक कर रोने लगी। नानी की बातें सुनकर अनिका की आंखें भी भर आई थी। वो नानी से कुछ कहती इससे पहले अंजलि मामी ने नानी के पास आकर उनके कानों के पास कुछ कहा। अब आपकी बेटी मिल गई है और अभी यही रहने वाली है हमारे साथ। सारी बातें आज ही कर लोगी क्या? रात के 2 बज चुके हैं और अनिका बहुत थक चुकी होगी। उसे आज आराम कर लेने दीजिए। कल सुबह सब मिलकर सारी बातें करेंगे जो इतने सालों में नहीं की हैं। नानी माँ ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, माफ करना अनिका बेटा, एक तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, ऊपर से आंखों की रोशनी भी नहीं। मेरे लिए क्या रात और क्या दिन। मगर हाँ, तुमने जब से इस घर में कदम रखा है, जिंदगी में जरूर रोशनी आ गई है। अब जाओ तुम आराम करो, वरना मेरा बोलना तो रुकेगा ही नहीं। श्वेता ने दादी माँ की व्हील चेयर को पीछे से सहारा देते हुए उन्हें अपने बेडरूम में ले गई। अंजलि मामी अनिका को ऊपर के फ्लोर पर उसके कमरे में ले गई। कमरे के अंदर आने के बाद अंजलि मामी ने कमरे की लाइट ऑन करते हुए कहा, ये तुम्हारी माँ का कमरा है। हमने इस कमरे को आज तक वैसा ही रखा है जैसा तुम्हारी माँ को पसंद था। बस सिर्फ साफ सफाई करते रहे, बाकी हर चीज ज्यों की त्यों है। और आज से ये रूम तुम्हारा है। अनिका ने देखा कि रिया पहले से बिस्तर पर सो रही थी। मामी ने अनिका को हक करते हुए कहा, गुड नाइट बेटा, आराम से सो जाओ। अंजलि मामी के जाते ही अनिका रिया के बगल में लेट गई। अनिका को पता भी नहीं चला कि कब वो गहरी नींद में सो गई थी। अनिका को लगा उसे सोए अभी चंद मिनट ही हुए थे कि उसका फोन, जो रात भर उसके तकिए के नीचे ही पड़ा रहा था, वो वाइब्रेट होने लगा। अनिका की आंख खुली और उसने देखा कि उसे एक अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। अनिका ये देखकर चौंक गई कि सुबह के 9 बज चुके थे। दरवाजे पर अंजलि मामी जोर जोर से नॉक कर रही थी और अनिका से कह रही थी, बेटा दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो बेटा, हॉस्पिटल से फोन आया था। रोहित की दादी को लेकर कोई इमरजेंसी है, तुम्हें अर्जेंटली बुलाया है।